स्वीडिश लेखक और ब्रीदिंग एक्सपर्ट एंडर्स ओल्सन का मानना है कि वो लोगों को इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक सिखा के एक नॉर्मल कम्युनिटी से लविंग कम्युनिटी बना सकते हैं। अपनी माइंड ब्लोइंग बुक द पावर ऑफ योर ब्रीथ में वो ये दावा करते हैं कि आप अपने सांस लेने का तरीका थोड़ा सा बदलकर अपना चेहरा, वजन और रोग प्रतिकार क्षमता बेहतर से बेहतर कर सकते हो। वाओ, इतना सस्ता दाम और इतने बड़े काम, सही है। इस बुक को तो हम अब घोल के पिएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब तो कर दिया ना? हाँ, अरे वाह, थैंक यू। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे लाइव अपडेट्स आपको इंस्टेंटली मिलते रहे। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं अपने दर्शकों को देने वाली हूँ एक बोनस टिप। लेखक कहते हैं कि हम दिन में एवरेज 25,000 बार सांस अंदर बाहर लेने की प्रक्रिया करते हैं, जो कि दिन भर में खाए हुए खाने और पिए हुए पानी से भी ज्यादा है। तो शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। इसके बाद ही बाकी की सारी चीजें आती है। एक व्यक्ति बिना अन्न के कई हफ्तों तक और बिना पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना हवा के या ऑक्सीजन के वो कुछ मिनटों तक ही जिंदा रहेगा। हमारा शरीर खुद ऑक्सीजन नहीं तैयार कर सकता, इसीलिए हमें बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। पर हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? ऑक्सीजन जरूरी होता है ग्लूकोज के कंपाउंड को तोड़ने के लिए, जिससे एटीपी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। ये सब तोड़फोड़ चलती है माइटोकॉन्ड्रिया नाम के सेल ऑर्गेनेल में, जिसे हम पावर प्लांट या पावर हाउस भी कह सकते हैं। अगर बिना ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करें तो उस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिससे बस 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स ही तैयार हो सकते हैं। और ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने पर उसी ग्लूकोज के कंपाउंड से 30 या 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, मतलब 16 गुना ज्यादा। मतलब जितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, क्योंकि एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और जितनी एनर्जी ज्यादा उतने बॉडी के फंक्शन स्मूथ काम करेंगे। शरीर के कुछ अंग जैसे ब्रेन, हार्ट, लिवर, आईज, यहाँ की पेशियों में माइटोकॉन्ड्रियाज की संख्या अधिक होती है। क्योंकि ये ऑर्गन्स बहुत ही हाई लेवल पे एक्टिव रहते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी हाई होती है। तो चलो, ये तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन नाक के द्वारा अंदर जाने के बाद क्या होता है? उससे पहले और एक बात, क्या आपने कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन में किसी को माउथ टू माउथ देते हुए देखा है? इस प्रक्रिया में एक इंसान किसी की जान बचाने के लिए अपनी सांसें दूसरे के अंदर भरता है। तो अगर आपने कभी ऐसा सुना है कि इंसान ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं, तो माउथ टू माउथ वाली प्रक्रिया किसी की जान बचाने के लिए कैसे काम आती है? असल में हम बस CO2 ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन भी एक्सहेल करते हैं, इसीलिए उस प्रक्रिया में दूसरे की जान बचती है। हम हमेशा जितनी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें से 75% ऑक्सीजन इस्तेमाल में ही नहीं आता, इसलिए वो फिर से बाहर फेंक दिया जाता है। हमारे ऑथर एंडर्स ओल्सन कॉन्शियस ब्रीदिंग टेक्निक्स के फाउंडर हैं। इन्होंने दुनिया को ऐसी 8 ब्रीदिंग टेक्निक्स दी है जिसे फॉलो करके लोग हेल्दी, हैप्पी और एनर्जेटिक बन रहे हैं। फर्स्ट टेक्निक शुरू होती है नाक से, जिसे गुड ब्रीदिंग कहा गया है। वैसे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर आपके सामने कच्चा मांस और पका हुआ मांस रखा जाए तो आप किसे खाना पसंद करोगे? नो डाउट पका हुआ मांस। तो ठीक वैसे ही बाहर की अधिक ठंड या अधिक गर्म हवा डायरेक्टली अंदर लेना हमारे लंग्स को भी पसंद नहीं होता। इसीलिए तो नाक में वो सारी सिस्टम्स ऑलरेडी होती है जो बाहर की कच्ची हवा को फिल्टर और क्लीन करके सही टेम्परेचर पे लाकर वार्म हवा अंदर भेजती है, ताकि हमारे फेफड़ों के लिए आगे के काम आसान हो जाए। और अगर इसी जगह आपने नाक को छोड़ के सांस लेने के लिए मुंह का इस्तेमाल किया, तो वो बाहर की कच्ची हवा जो बैक्टीरिया, वायरसेस और पोल्यूटेड पार्टिकल्स से भरपूर है, वो बिना फिल्टर किए ही यानी बिना पकाए ही लंग्स के अंदर चली जाती है। फिर ऐसी अनप्रोसेस्ड हवा को रक्त में मिलाने के लिए लंग्स को दिक्कत आती है। इससे बाहर के इन्फेक्शियस एजेंट्स डायरेक्टली लंग्स को टारगेट करके डैमेज कर सकते हैं। एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक इंसान माउथ ब्रीदिंग की वजह से कम 10 बिलियन पोल्यूटेड पार्टिकल्स छाती के अंदर लेता है। लेखक की रिसर्च में भी उन्होंने देखा है
कि आजकल की लाइफस्टाइल में लोगों में माउथ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बढ़ गई है। इसका कारण आधुनिक लोगों की बिजी, एंग्शियस और स्ट्रेस लाइफस्टाइल को माना जा रहा है। कल एग्जाम है, मर गई। कुछ समझे? ऐसा नहीं करना है। मतलब मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नोज ब्रीदिंग आपके चेहरे का आकार कैसे बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि हम दिन भर में एवरेज 2000 बार तो निगलने की एक्टिविटी करते हैं। हमारे मुंह में जीभ यानी जुबान की पोजीशन ऐसे बिठाई गई है जिससे कि निगलते वक्त जीभ तालू को ऊपर प्रेस कर सके। आपको बता दें कि मानवीय चेहरे में लिप्स के ऊपर वाले बोन जो नाक, गाल और अंडर आईज के नीचे से जाता है उसे मैक्सिला कहते हैं और लिप्स के नीचे वाले हिस्से को मैंडिबल कहते हैं। जब हम नाक से सांस ले रहे होते हैं, हमारी जुबान तालू को ऊपर प्रेस करती है जिससे कि ऊपर वाला मैक्सिला बोन स्टिमुलेट होता है, जिस कारण चेहरे की विड्थ और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होती है। इसके विपरीत माउथ ब्रीदिंग की केस में टंग तालू से दूर होती है तो अपवर्ड प्रेशर नहीं होता, इसलिए मैंडिबल यानी नीचे वाला बोन स्टिम्युलेट होता है जिससे चेहरे की नैरो और बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होती है। ये कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं जिन पर लेखक ने स्टडी की थी। उन्होंने देखा कि बच्चों के इनकरेक्ट ब्रीदिंग और सॉलाइन पैटर्न की वजह से कुछ ही सालों में उनके गम्स और चीन की शेप में चेंज आया है। सेकेंड टेक्निक है यूज योर डायफ्राम प्रॉपरली। डायफ्राम रबड़ जैसा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो छाती के जस्ट नीचे बैठा हुआ होता है और छाती को गोलाकार घेर लेता है। इसकी मदद से 70 to 80% हवा अंदर खींचने में और बाहर ढकेलने में मदद होती है। ये एक सकर की तरह काम करता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर बाहर करने के लिए आसानी जाती है। ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपको बता दें कि हार्ट और डायफ्राम इन दोनों के मसल्स कभी भी रेस्ट नहीं लेते, इन दोनों को कंटिन्यू एक्टिव रहना पड़ता है। सांस लेने का सही तरीका है कि सांस को अपने बेली बटन तक यानी नाभि तक खींचना चाहिए ताकि डायफ्राम हवा को अच्छे से नीचे खींच सके और हवा लंग्स के पूरे एरिया में सर्कुलेट हो सके। जब हम छोटी सांसें भरते हैं तो आने वाली हवा लंग्स के ऊपर वाले पोर्शन में ही अटक के रह जाती है और कुदरत का नियम है, जो बहता है वही बढ़ता है, जो ठहर गया मानो सड़ गया। यही तो एक फर्क होता है झरने के और एक गड्ढे के पानी में। इसी इम्प्रॉपर एयर सर्कुलेशन की वजह से चेस्ट के ऊपर वाले एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और बाद में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की समस्याएं आती है। लेखक कहते हैं पता नहीं क्यों हेल्थ और मेडिसिन इंडस्ट्री में सांस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती। जरा आप सोचिए, कभी डॉक्टर ने बीमार पड़ने पर आपसे आपकी सांसों के बारे में पूछताछ की है? और ये तो हमारा एंशिएंट नॉलेज है कि हमारी सांसें हमारी भावनाएं, स्वास्थ्य और विचारों से जुड़ी हुई होती है। वेट लॉस इंडस्ट्री में भी ब्रीदिंग एजुकेशन जरूरी है क्योंकि शरीर के एक्स्ट्रा फैट को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पर यहाँ भी हम एक गलती कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारा शरीर बस 25% ऑक्सीजन यूज करता है और बाकी का 75% बाहर फेंक देता है। हम ये वास्तव न जानते हुए बड़ी सांसें लेकर ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेने की कोशिश करते हैं, जो कि कुछ फायदे का नहीं होता, और जोरों से सांसें बाहर छोड़ते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसा बुरा गैस ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। लेखक यहाँ सबको अलर्ट करना चाहते हैं क्योंकि जीवन ऐसे नहीं चलता। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी O2 और CO2 का बैलेंस रखना जरूरी है और ये हम कैसे करेंगे अगली टेक्निक में देखते हैं। तीसरी टेक्निक है ब्रीथ स्मॉल एंड स्लो। हमें सहज गति से सांसें अंदर लेनी चाहिए जिससे कि नाभि पर हल्का सा प्रेशर आए और सांस छोड़ते वक्त इनहेलेशन की तुलना में एक्सहेलेशन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। चौथी टेक्निक है इरेक्ट बॉडी पोस्चर, ताकि छाती का पूरा एरिया इस्तेमाल में आए और एयर सर्कुलेशन के लिए आसानी जाए। पांचवी टेक्निक है रिदमिक ब्रीदिंग। जब हम कोई काम करते वक्त कॉन्सेंट्रेटेड फील करते हैं, उस टाइम पे जो हमारी सांसें चलती है उसे रिदमिक ब्रीदिंग कहा जाता है। उदाहरण जैसे स्टोरी पढ़ना, स्टडी करना, गोल्फ खेलना या क्रिकेट देखना। पर उसी जगह अगर कोई व्यक्ति टेंशन में या स्ट्रेस में हो तो उसकी सांसों का पैटर्न फिक्स नहीं होता। वो कभी लंबी, शॉर्ट या तेज सांसें भी ले सकता है, जिसे नॉन रिदमिक ब्रीदिंग कहेंगे।
छठी टेक्निक है क्वाइट ब्रीदिंग। एक एक्सपेरिमेंट में 8 हेल्दी लोगों को उनकी नाकों को मैनुअली बंद करके कई रातों तक सोने के लिए कहा था। उसके रिजल्ट में ये पाया गया कि उन सभी लोगों को घूरने की आदत लग चुकी थी। उन्हें ना गहरी और सुकून की नींद आती थी और वो रात में कई बार जगते थे और ऐसे लोग सुबह भी थके हारे ही उठते थे। ये सब रेस्टलेस स्लीपिंग पैटर्न का नतीजा था। पर जब इसी एक्सपेरिमेंट को उल्टा किया गया, मतलब उन्हीं लोगों के मुंह पर टेप लगा के मुंह बंद कर दिया गया और इस बार नाक खुली थी, ऐसे ही उन्हें कई रातों तक सोने दिया, तो रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले आए। वो लोग पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और फ्रेश दिखने लगे थे। उनकी इम्यूनिटी और मेंटल पावर भी बेहतर हो गई थी। ऐसे ही एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि नोज ब्रीदिंग की तुलना में माउथ ब्रीदिंग करने की वजह से 42% अधिक पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। इस वजह से स्पेशली रनिंग करते वक्त बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट ना हो, इसलिए नोज ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो अब आप ये सोचिए कि रात भर नींद में आवाजें और स्नोरिंग करके कितने सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज को सीधे लंग्स में इनवाइट करते हो और आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी। सो ब्रीथ क्वाइटली एंड स्लोली। तो आज का सिंपल मंत्रा है, इन कॉन्शियस ब्रीदिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे शरीर का 70% डिटॉक्सिफिकेशन यानी शुद्धिकरण ब्रीदिंग की वजह से ही होता है और बाकी बचा हुआ 30% स्वेटिंग, यूरिनेशन या अदर पाथवेज से होता है। शरीर की हर एक पेशी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जिस पेशी को ऑक्सीजन नहीं लगता वो होती है कैंसर सेल। तो इस घटक का सही तरीके से बॉडी को सप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी है। लेखक ने खुद को भी नोज ब्रीदिंग की हैबिट लगाने के लिए लगातार 5 साल मुंह पर टेप लगा के सोने की प्रैक्टिस की है। इन्हीं सारी टेक्निक्स को वो अपने वेबसाइट्स, वेबिनार्स, सेमिनार और क्लिनिक में सिखाते हैं, जिसे फॉलो कर लोगों ने अपनी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, डिप्रेशन जैसी अवस्था को दूर किया है और अस्थमा जैसी बीमारी पर भी मात दी है। अब वक्त है बोनस टिप का। सन 1998 में 3 अमेरिकन को मेडिसिन कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला था, जिन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का शोध लगाया था, जो मानवीय शरीर के ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और उसे डायलेट करता है। इसी पर आधारित बाद में वाइग्रा नाम के सेक्सुअल एनहांसमेंट ड्रग का उत्पादन किया गया। यहाँ इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की गैस हमारे नेजल कैविटी में नेचुरली तैयार होती है। जब हम ये गैस नोज ब्रीदिंग के थ्रू इनहेल करते हैं, वो लंग्स में जाकर ब्लड में मिक्स होती है, जिससे शरीर के ब्लड वेसल्स रिलैक्स और डायलेट होते हैं। स्पेशली जेनाइटल ऑर्गन्स में इरेक्टाइल टिश्यू को बढ़ावा मिलता है और वहाँ खून का बहाव अधिक होने लगता है, जो कि माउथ ब्रीदिंग की वजह से बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की डेप्रिवेशन यानी कमी आ जाती है, जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के चांसेस बढ़ते हैं। This bonus tip will enhance the quality and productivity of your sexual life. So that's it for today. Thank you for your patience. मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार बुक समरीज के साथ। जय हिंद।